नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति 22 भाषाओं में धड़कता भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली संविधान, भाषा और कला संस्कृति के क्षेत्र की एक अनुपम घटना की गवाह बनी। राजधानी के एलटीजी सभागार में संविधान से स्वीकृत 22 भाषाओं में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियों का नाट्य मंचन किया गया। देश में ऐसा पहली बार था जब एक ही मंच पर एक ही निर्देशक के निर्देशन में एक ही दिन बिना किसी ब्रेक के संविधान से स्वीकृत 22 भाषाओं में नाटक का मंचन किया गया हो। देश की भाषाई विविधता को रेखांकित करने और भाषाई सौहार्द को स्थापित करने की दिशा में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। मुंबई के प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक मुजीब खान ने सभी 22 नाटकों का निर्देशन किया। इस कार्यक्रम को प्रेम उत्सव नाम दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के बैनर तले इसके अध्यक्ष नीरज कुमार ने किया। भाषाई सौहार्द को स्थापित करने के उद्देश्य से देश के हर प्रांत में इस तरह के आयोजन की एक योजना भी है। जी हां, दोनों विभूतियां मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, राष्ट्र विभाग के 50 वर्ष हम मना रहे हैं, साथ ही साथ हिंदी दिवस मना रहे हैं, और ऐसे में आपका भारत की 22 भाषाओं को लेकर एक अनवरत एक प्रयोग रंगमंच के माध्यम से, क्या माना जाए कि हिंदी से हम तभी प्रेम कर सकते हैं जब भारत की सभी भाषाओं से प्रेम करेंगे, और उसी का एक अनूठा उदाहरण था ये रंगमंचीय प्रयोग। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते रहे हैं कि देश की 22 भाषा का महत्व बराबर है। हिंदी की सब बहनें हैं और सामाजिक समरसता के लिए और सांस्कृतिक समाज बनाने के लिए सभी भाषाओं का सम्मान और उपयोग करना आवश्यक है। सभी भाषाओं में बातचीत हो, संवाद हो, और हर भारतीयों को, खासकर हिंदी वालों को, हिंदी जो भाषाई प्रयोग करते हैं हिंदी पट्टी के लोग, उनको दूसरी भाषाओं में तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम, 2-3-4 भाषाओं का जानना आवश्यक है। दिनकर जी कहते हैं कि दूसरी भाषाओं को जब ज़्यादा सम्मान करेंगे तो हिंदी का सम्मान अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये आपके दिमाग की उपज है या मुजीब भाई की उपज है? यह 22 भाषाओं का है, तो हम लोग आपस में संवाद करते रहते हैं, लेकिन पूरा कंसेप्ट आइडिया यह मुजीब खान साहब का है, जो प्रख्यात रंगकर्मी मुंबई के हैं, और इसको ज़मीन और इसको मजबूती से संकल्प के तौर पर हम दोनों ने दिल्ली में, मुंबई में किए। लेकिन जो दिल्ली में हुआ वह एक लेखक, एक निर्देशक, एक मंच, एक नाट्य ग्रुप, 22 भाषा और 22 कहानियाँ भारत में नहीं पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है, जो मेरी जानकारी में है। मुजीब जी, भाषा को लेकर आपका ये प्रेम है या रंगमंच को लेकर प्रेम है, ये संवित रूप से आया कैसे आपके दिमाग में? देखिए, दोनों ही तरह से ये भाषा को लेकर भी प्रेम है और रंगमंच से ही प्रेम है। मेरा मकसद तो ये है कि थिएटर को जितना लोगों तक पहुंचाया जाए और उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो अलग अलग विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, और इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है कि आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को अलग अलग भाषाओं में लोगों तक पहुंचाएं। तो ये पहली कोशिश हुई इससे पहले, 1 साल पहले, और एक दिन में 22 भाषाएं एक मंच पर, और एक लेखक और एक निर्देशक और एक ग्रुप, ये पहली बार हुआ। हम इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हमने एक दिन में 22 भाषाओं में 22 नाटक एक मंच पर किए हैं। इसके साथ एक तकनीकी विशेषता भी इसके साथ जोड़ी गई है। शायद इन सभी 22 नाटकों के मंचन को ऑनलाइन सब दर्शक देख रहे थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के लोग। वो क्या मकसद ये था कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, या असमिया भाषा के या नेपाली भाषा के, तो उन तक हम कैसे पहुँचें। तो ये बेस्ट तरीका था कि हम ऑनलाइन उन तक पहुँचें, और मुझे लगता है कि बहुत हज़ारों लोगों ने इसको देखा है, और इस कोशिश में
हम यूं भी कामयाब होते हैं कि मकसद था भाषाओं तक पहुंचना और हम पहुंच गए। विश्व में शायद अनूठा ये अपने आप में ये प्रयोग होगा। कितने घंटे का ये पूरा प्रयोग था, और क्या इसको किसी तरीके से रिकॉर्ड भी किया गया कि यह सब मिलाकर 9 घंटा नाटक चलता रहा, और यह गिनीज बुक वर्ल्ड में एक्सेस लोग कर रहे थे जी। वहाँ से मेल भी आया था, और सारा दस्तावेज गिनीज बुक वाले को जा रहा है। अगर उनको पसंद आया, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार हुआ है, 1 सेकेंड भी मंच पर ब्रेक मैंने टूट नहीं है। लगातार अनवरत 9 घंटे तक लगातार नाटक चलता रहा, और इसीलिए तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक संदेश अपना भेजा है, शानदार संदेश भेजा है कि सामाजिक समरसता के लिए जो प्रयास किया गया, मैं इसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और मैं इसका समर्थन करता हूं। और देश के 22 राज्यपाल, 20 मेंबर पार्लियामेंट और कई मुख्यमंत्री जी ने, कल ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कार्यक्रम होते समय ही उनका संदेश आया और अनुरोध किया गया वहाँ से कि इसको जरूर पढ़ा जाए। हम लोगों ने पढ़ा, तो लोग खुद यह बहुत ही एक सामाजिक समरसता के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जब कोई क्रांतिकारी कदम उठाया जाता है तो पहले उपहास उड़ाया जाता है, फिर थोड़ा सा क्रोधित होते हैं लोग, फिर नतमस्तक हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब वो स्थिति आ गई है जब आपका ये प्रयोग जो है इतना सफल रहा है, अब बहुत सारे कला जगत से जुड़ी हुई संस्थाएं आपके साथ आएंगी, सहयोग करेंगी, और वो चाहेंगे कि उनके साथ आप मिलकर इस प्रयोग को और आगे विस्तार दें? मेरा आग्रह है संस्थाओं से कि इसमें साथ आएँ। बहुत लोग सवाल विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि एक दिन में 22 नाट्य मंचन कैसे होगा, कैसे डायरेक्टर बैठ सकते हैं उतना देर, कैसे कलाकार टिक सकते हैं। तो मैंने दिल्ली में सभी के शुभकामनाएं, सहयोग उनका जो मिला, और ख़ासकर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो जिस दिन 18 तारीख को उनका मैसेज आया, उस दिन से 5 गुना आप शक्ति बढ़ गया। और संसद के नेता भी हमारे हैं, और हम यहाँ बैठे भी हैं, और ये लघु संसद वहाँ दिख रहा था, भाषा संसद दिख रहा था, लघु भारत मंच पे दिख रहा था। मेरा प्रयास होगा कि भारत के हर एक राज्यों में यह कार्यक्रम अवश्य हो। इसके लिए सार्थक कोशिश मुजीब साहब के परम सहयोग से, क्योंकि हम दोनों का रेल का पहिया है, दोनों मिलकर लगातार पिछले 20 वर्षों से पूरे भारत में एक सांस्कृतिक समाज बनाने के लिए एक रचनात्मक पहल कर रहे हैं। मुजीब जी, ये आपको कहीं ना कहीं धन्यवाद देना होगा महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद को भी, कि उन्होंने इतना लिख दिया कि आप उसको एक सिरे में पिरोकर रंगमंच पर प्रस्तुत कर पाए। नहीं, मैं तो इसमें एक चीज़ और भी ऐड करूंगा जी, कि जो 22 कहानियां हमने स्टेज पर प्रस्तुत की, आप अगर हमारा नाटक तमिल में देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ओरिजिनल कहानी तमिल की है। अगर आप उसे बोडो भाषा में देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ओरिजिनल कहानी बोडो में है। हमने प्रेमचंद जी की 315 कहानियों में से जिन 22 कहानियों को 22 भाषाओं के लिए चुना, हर कहानी लगती है कि वो उस भाषा की है, क्योंकि अब प्रेमचंद एक वर्सटाइल राइटर हैं। उनके यहाँ तो कंटेंट की कमी नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट पे कहें, जिस टॉपिक पे कहें, प्रेमचंद की कहानियाँ मौजूद हैं। हमने ये भी इस बात का भी ध्यान दिया कि अगर हम मलयालम प्ले कर रहे हैं तो मलयालम में ये क्या नाटक सूट करेगा। तो जब मलयालम में आप उस नाटक को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये नाटक तो मलयालम वाला है। जब आप नेपाली में नाटक को देखते हैं तो आप कहते हैं भाई ये नाटक तो नेपाली का है। यानी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। जब आप उस पूरे फेस्टिवल को, जिन लोगों ने 22 भाषाओं में एक साथ देखा है, उनमें एक दो लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि प्रेमचंद इतने सरल हैं कि हमें भाषाओं को समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। यानी कि अगर वो आदमी जो नाटक देख रहा है वो पंजाबी है, लेकिन वो सिंधी भी समझ रहा है, वो गुजराती भी समझ रहा है, वो तेलुगु भी समझ रहा है, वो मलयालम भी समझ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेमचंद जी की कहानियां इतनी आसान हैं कि वो किसी भी भाषा में प्रस्तुत की जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि प्रेमचंद जी ने तो हिंदी और हिंदुस्तानी में लिखा है, फिर क्या उनका अनुवाद किया गया है? अनुवाद किया गया है तो वो किसने किया है? क्या अनुवाद भी आपने किया है? देखिए, अनुवाद तो बहुत लोगों ने किया है उसमें, और
मैं बेसिकली 3 से 4 भाषाएं जानता हूं, लेकिन जब उनका अनुवाद करवाया गया तो हमने इस बात का भी ख्याल रखा कि जो वज़न प्रेमचंद जी की कहानी में है, लफ्ज़ों में, शब्दों में, वो वज़न उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी आना चाहिए, उस जैसा शब्द आना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो लैंग्वेज के साथ। तो जब आप हमारे नाटक देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत साहित्यिक नाटक हैं, क्योंकि प्रेमचंद जी की जो लेखनी है, जो उनका स्टाइल है, वो आपको उन भाषाओं में भी नज़र आता है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और मैं कोट करूँगा कि हमारे कलाकारों ने कम से कम 11 से 12 कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल लैंग्वेज में काम किया है। मातृभाषा गुजराती है, वो आदमी नेपाली कर रहा है, वो आदमी मराठी कर रहा है, वो आदमी तमिल कर रहा है, वो आदमी तेलुगु कर रहा है, वो आदमी कन्नड़ कर रहा है। हमने लैंग्वेज सिखाई है उसको और एक एक्सपर्ट रखा है जो उसकी लैंग्वेज को दुरुस्त करे। अभी कुछ देर पहले जिसे मेरी बात हो रही थी, हमने एक संस्कृत प्ले किया वहाँ पर। संस्कृत प्ले में नाटक का नाम था पूस की रात। उसमें जो हीरोइन है वो मराठी है, जो हीरो है वो बंगाली है, जो सूत्रधार है वो कन्नड़ा भाषा की है। 3 अलग अलग भाषाओं के लोगों ने मिलकर एक भाषा में काम किया और वो संस्कृत है। हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि भाषाएं किसी एक की नहीं हैं, सारी भाषाएं हमारी हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हर भाषा को सीखने का, जानने का, पढ़ने का हमें अधिकार है और लोगों को इस अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए। नीरज जी, ये चुनौतीपूर्ण था कलाकारों के लिए अलग अलग भाषाओं में एक साथ एक ही दिन में काम करना, लेकिन दर्शकों के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था कि अलग अलग, क्योंकि वो तो 1 या 2 भाषा को जानते होंगे दर्शकों में से लोग, लेकिन 22 भाषाओं के नाटकों को एक ही छत के नीचे देखना, दर्शकों की ये जो चुनौतीपूर्ण जो स्थिति थी, उसको लेकर क्या फीडबैक आपको? मेरे बगल में तेलुगु भाषी बैठे हुए थे और वो पूस की रात देख रहे थे। जानकर बहुत इस देशवासियों को गौरव होना चाहिए कि इतना धारा प्रवाह के जैसे 50 वर्षों से संस्कृत का महाज्ञाता हो, इस तरह से बात कर रहे थे और उन्हें एक भी शब्द कहीं गलती नहीं है, वो रिकॉर्ड पे है, देख सकते हैं। जिस तरह और कोई एक्शन नहीं बदल, जो प्रेमचंद के नाटक है उसे भाव नहीं बदल रहा था। वो जो पूस की रात में जो थरथराहट है, जो ठंडापन है, वो संस्कृत में वो बोल रहा था कलाकार। और जो हीरोइन है बात कर रही थी, पति पत्नी में जो झगड़ा हो रहा था वो संस्कृत में ही हो रहा था। तो मुझे लगता है कि भाषा कहीं बाधक नहीं, मन में कुछ बाधक, इसलिए भाषाएं संकट है इस देश के अंदर में, या कुछ संकट खड़ा करना चाहते हैं तो भाषाई कटुता को समाप्त करने के लिए, भाषाई मिठास बढ़ाने के लिए मुजीब साहब और दिनकर स्मृति न्यास का, या आइडिया का और दिनकर स्मृति न्यास का पिछले 3 साल से दिन रात मेहनत चल रहा है। एक शायर ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मुजीब साहब के साथ न्यास का दूसरा कदम मिल गया, काम सफल हो गया। और यह मेरा विश्वास है कि अभी मैं IIT चेन्नई जा रहा हूँ, वहाँ से बुलावा आया है। देश के भिन्न भिन्न संस्थानों में जा रहा हूँ, कई जगह से बुलावा आ रहा है। देखना है कि देश में, प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब मिले जाकर उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में जाना है और इस चीज़ को फैलाना है। ये बहुत बड़ा और बढ़िया काम है। मेरी ढेर सारी बधाई तुम्हारे साथ है। मुजीब जी, संगीत के लिए तो कहा जाता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन आपने जो है रंगमंच के माध्यम से भी इस बात को सिद्ध कर दिया कि रंगमंच की भाषा बाद में होती है, रंगमंच की जो संवेदनाएं होती हैं वो पहले लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। क्या आप इस बात को मानते हैं और इस बात को लेकर ही आगे बढ़ते हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे कहूं कि मुंशी प्रेमचंद जी मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के आर्किटेक्ट हैं। उनकी कहानियों को जब आप देखते हैं या पढ़ते हैं तो आप जब आखिरी पन्ने पे पहुंचते हैं तो लगता है यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। लेकिन जब आप नाटक देखते हैं तो नाटक में जब पर्दा गिरता है तो आप समझते हैं कि अब पर्दा गिरा, ड्रामा खत्म हुआ। लेकिन अगर पर्दा ना भी गिरे और हमारा नाटक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ दर्शक समझते हैं कि भाई नाटक यहाँ पे ख़त्म हो गया। मेरा मानना ये है कि फाइन आर्ट्स की जो लैंग्वेज है वो कोई लैंग्वेज नहीं है। जो देख रहे हैं आप, वो आप समझ रहे हैं, और प्रेमचंद को समझना सबसे आसान है।
ये मैंने देखा आपकी जो सूची है नाटकों की जो आपने की है 22 नाटक अलग अलग भाषाओं में, उसमें अगर बंगाली की बात करें, गुजराती की बात करें, मराठी की बात करें तो वहाँ पर एक बड़ी समृद्ध परंपरा है रंगमंच की। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत कम जो है रंगमंच हुआ है, या उसमें से शायद एक संथाली भी है जो हमारी भी और बोडो भी है, राष्ट्रपति की भाषा है। तो वो उसमें कैसे समाहित की आपने? देखिए, संथाली में हमने प्रेमचंद जी की कहानी की है सवा सेर गेहूं, और दर्शक जानते हैं कि सवा सेर गेहूं का बेसिक प्लॉट क्या है, बेसिक कहानी क्या है। जब हम बता भी सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं थोड़ा। शंकर नामी एक किसान है, उसके यहाँ एक साधु महात्मा आते हैं और उससे कहते हैं कि भाई हमें कुछ भोजन दो। शंकर गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, जौ उसके यहाँ है, लेकिन जौ की रोटी नहीं खिलाना चाहता, वो चाहता है कि महाराज को गेहूं की रोटी खिलाई जाए। गेहूं तो है नहीं उसके पास। वो दौड़ता है, जाता है पुरोहित जी के पास, उनसे कहता है कि साहब ऐसी सी बात है, सवा सेर गेहूं दे दीजिए ताकि मैं साधु महात्मा की सेवा कर सकूं। पुरोहित जी भी ईश्वर से डरने वाले हैं, उन्होंने शंकर की बात मानी और सवा सेर गेहूं दे दिया। शंकर ने मेहनत मजदूरी करके सवा सेर गेहूं के बदले 3-4 पसेरी और अनाज दे दिया और ये समझा कि कर्ज से मैं पाक हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि पुरोहित जी के खाते में वो कटा नहीं है सवा सेर गेहूं। और एक दिन पुरोहित जी मिल गए और कहा कि भाई तेरे पर 1.25 मन गेहूं बाकी है, तू कब देगा? शंकर बड़ा परेशान हुआ कि सवा सेर गेहूं का इतना कैसे हो गया। खैर पुरोहित जी के साथ बहुत सारी उसकी बातें हुई, पुरोहित जी ने उसको कन्विंस कर दिया कि तेरे ऊपर मेरे इतने 1.25 मन गेहूं बाकी है और तुझे देना पड़ेगा, नहीं देगा तो सोच ले, यहां तो तू भुगत ही रहा है, ऊपर भी भुगतेगा। तो प्रेमचंद जी ने एक लाइन लिखी है कि हम पढ़े लिखे लोग अगर उस जगह पे होते तो हम कह देते कि भाई ठीक है ले लेना वहां पर। लेकिन शंकर पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा गॉड फियरिंग था। वो डर गया और उसने कहा कि यार मैं यहां तो भुगत रहा हूं, वहां क्यों भुगतूं? और उसने उनकी बात मान लिया और शंकर को उस सवा सेर गेहूं के बदले जन्म भर की गुलामी करनी पड़ी। शंकर मर गया और उसके बाद उसका बेटा आया और बेटा भी पुरोहित की गुलामी कर रहा था। नीरज जी, ये जो प्रेमचंद जी के कथानक होते हैं, चरित्र होते हैं, वो हमने देखा है कि गरीब अमीर की जो खाई है उसको कहीं ना कहीं दर्शाते हैं, इसीलिए उनको एक दायरे में जो है दिखाने का प्रयास भी बार बार होता है, जिसे वामपंथ कहते हैं। हाँ। क्या सचमुच में वो इस दायरे में बंद थे या फिर आप किसी और रूप में उनको देखते हैं? मुंशी प्रेमचंद को जो किसी वामपंथ या किसी खाके में रखना चाहते हैं किसी बाद में, वो बिल्कुल गलत है। प्रेमचंद तो मानवता के लेखक थे, प्रेमचंद तो प्रेम के लेखक थे। प्रेमचंद तो गरीब अमीर बड़े घर की बेटी देखिए, वहीं पंच परमेश्वर आप देख लीजिए, क्या बिगाड़ के डर से कोई ईमान की बात नहीं करेगा? ये किस पंथ की बात कर सकते हैं? इसलिए प्रेमचंद को किसी बात विवाद में, किसी वामपंथ में बांधना ठीक नहीं है। अपने निजी स्वार्थ के लिए जो करते हैं वो साहित्य के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो जिंदगी का जो खुशनुमा पक्ष होता है वो प्रेमचंद की कहानियों से थोड़ा सा दूर दिखाई देता है, इसलिए भी ये प्रश्न उठता है मुझे। नहीं, प्रेमचंद जी की जिंदगी का जो खुशनुमा पहलू है जी, उसे कभी हमारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कभी बताया ही नहीं। हमें क्रिटिक्स ने क्या बताया कि आपको प्रेमचंद को समझना है तो सवा सेर गेहूं पढ़ो, कफन पढ़ो, पूस की रात पढ़ो, बड़े घर की बेटी पढ़ो, और या जो है वो ठाकुर का कुआं पढ़ो। प्रेमचंद इन्हीं 5 कहानियों में घूम रहे हैं, जो गलत है, क्योंकि उन्होंने जो सबक सिखाया हमारी जनरेशन्स को, वो सबक आज तक पढ़ रहे हैं हम। क्या प्रेमचंद ने उस जमाने में कॉर्पोरेट फार्मिंग पे कहानी नहीं लिखी? क्या प्रेमचंद ने उस जमाने में बहुत बोल्ड कहानी मिस पद्मा नहीं लिखी? क्या प्रेमचंद ने उस जमाने में बहुत जबरदस्त कहानी, जिस पर 1982 में हॉलीवुड में फिल्म बनी, उसका नाम था इविल डेड, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट प्रेमचंद
1915 में लिख चुके थे ज्वालामुखी के नाम से। वो कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों ने चोरी की है, मैं नहीं कहता ये, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अगर हमारे क्रिटिक ये कहते कि हमारे लोगों को प्रेमचंद की ज्वालामुखी पढ़नी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इविल डेड सबसे पहले इंडिया में बनती। हमने कभी भी प्रेमचंद के साथ जस्टिफिकेशन नहीं किया। हम प्रेमचंद को गरीबों का लेखक मानते रहे। गरीब हैं, उनके यहाँ दुख है, गम है। अरे ऐसा नहीं है। प्रेमचंद ने कॉमेडी कहानियां लिखी हैं, प्रेमचंद ने हॉरर कहानियां लिखी हैं, प्रेमचंद ने ऐसी कहानियां लिखी हैं कि आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते लोटपोट हो जाएंगे। जब हम दिखाते हैं तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। प्रेमचंद का वो रूप कभी हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि हमने 315 कहानियां की हैं, इसलिए हम उनकी कहानियों के बारे में जानते हैं। जो उन पर इस तरह के इल्जामात लगाते हैं वो कतई बेबुनियाद हैं और गलत हैं। लेकिन आपने उनके उस दायरे को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न कर दिया अपनी 22 भाषाओं में नाट्य प्रयोग से। मैं देख रहा हूं कि आप जिन उन नाटकों का आप नाम ले रहे हैं, ज्वालामुखी आपने किया है, आपने हाँ मिस पद्मा भी आपके उस सूची में शामिल है। तो ये जब नाटक देखे मंच पर होते हुए, तब दर्शकों का क्या रिएक्शन था कि यार हम तो पूस की रात के बारे में ही जानते हैं, हम लोग बूढ़ी काकी के बारे में जानते हैं, ऐसा प्रेमचंद भी थे, हमें पता ही नहीं। हम वही लोगों के जहनों से इस बात को दूर करना चाहते हैं। कल नीरज जी भी कह रहे थे कि यार वो ज्वालामुखी नाटक तो बड़ा कॉमेडी नाटक है, जबरदस्त, हम हंस रहे थे। अच्छा, उसमें हॉरर भी है। अच्छा, आप सोचिए ना, ज्वालामुखी कहानी 1915 की, प्रेमचंद लिखते हैं कि और बटन दबते ही वो पूरा हिस्सा नीचे आ गया। अब बटन दबा 1915 में, बरू कलम स्याही में डुबोकर टिमटिमाती रोशनी में एक आदमी लिख रहा है लम्हाई गांव में कि बटन दबा। मतलब इट्स कदर मॉडर्न कहानी। आप कहेंगे यार ये कहां से आया कॉन्सेप्ट, कि इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि आपको लगेगा कि अरे प्रेमचंद जी ने कैसे लिखा होगा, आप बिलीव नहीं करेंगे। बट वो कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो आप जो कह रहे हैं, जब दर्शक देखते हैं तो वो हिल जाते हैं, अरे ये क्या बात है, क्या ये भी प्रेमचंद का है? तो प्रेमचंद के कई रंग हैं, कई रंग हैं। हम सिर्फ एक ही रंग लोगों को दिखाते आए हैं, लोग वही रंग देख रहे हैं। और आपने जो है कई रंग दिखा दिए हैं, 22 भाषाओं के नाटकों के रंग आपने दिखा दिए हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि भाषा को लेकर कटुता पैदा करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन कटुता कम करने का साहस आप दोनों ने किया है। और क्या ये भाषाई समरसता लाने का प्रयास कला के माध्यम से ज़्यादा होता है, चाहे वो हिंदी फिल्में हो चाहे रंगमंच हो, वही प्रयास आप आगे बढ़ा रहे हैं? इसी के माध्यम से ज़्यादा हो सकता है जी। संस्कृति, साहित्य और कला के माध्यम से ही समाज को जोड़ सकते हैं। बाकी चीज़ों के माध्यम से तो समाज में जोड़ना संभव नहीं है, लेकिन साहित्य के माध्यम से, जैसे मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, और रसिक संपादक कोई देख ले तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं रसिक संपादक। तो प्रेमचंद तो बहुत ही महान लेखक थे, हर भाषा हर रंग में लिखे हैं। और मेरा विश्वास है कि देश के अंदर में 22 भाषा को जो मंचन हुआ है, इसका सकारात्मक असर पड़ना शुरू हो जाएगा। मैंने कल आपको जानकर गौरव होगा कि 400 संस्थान ऑनलाइन था। एक अलवर का स्कूल है, अलवर पब्लिक स्कूल, वहाँ के लोग जुड़े हुए थे, दिल्ली का स्कूल जुड़े हुए थे, एक देश के एक बहुत बड़े राजभवन से लोग जुड़े हुए थे। बहुत गौरव होता है कि हमारे प्रयास को इतना सराहा गया, कल इतना सराहा गया कि मन हम लोग का बहुत खुश है। लेकिन हाँ, तैयारी में ज़रूर कुछ लोग सवाल किए, विश्वास नहीं किए, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनके लिए सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि लोहे, दिनकर ने लिखा है कि लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, आंसू के कण बरसाता। क्या बात है। और आपके इस प्रयास की सराहना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं और देते हैं। कल इसका विमोचन भी हुआ है, प्रेमचंद का रंगमंच। क्या बात है, इसका विमोचन भी हुआ है, प्रेमचंद का रंगमंच। और मुझे आपने जो लोग मुझे शुभकामना दिए, हमारे जितने सहयोगी हैं, जितने देश में भाषा को चाहने वाले, सही भाषाओं को चाहने वाले लोग हैं, सबके प्रति मेरा बहुत बहुत उनको प्रणाम है कि आप मुझे इतना मदद किए हैं। और आपके इस प्रयास के अगले पड़ाव के साक्षी हम लोग भी बने, ऐसा प्रयास करेंगे। आप दोनों आए, समय निकाला, और आपने जो ये भागीरथी प्रयास किया है 22 भाषाओं में जो है रंगमंच करने का, और वो जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में
जल्द ही रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो और आपका नाम भी जो है रिकॉर्ड में दर्ज हो और अपने इस प्रयास को आप आगे बढ़ाते रहें, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, इस विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।